प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले एक घोषणा की, साथ ही देश से अपील की कि वो सोना न खरीदें। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल में भी बचत करने की उन्होंने बात कही है और वो लगातार 2 दिन से यही बात दोहरा भी रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहाँ पर जैसे ही उन्होंने सोना न खरीदने की अपील की, उससे पूरे देश में एक बहुत बड़ा तबका जो ज्वेलरी कारोबार से जुड़ा हुआ है वो सख्ते में आ गया। और स्थिति ये है कि ये बाज़ार पहले ही बहुत सारी इकोनॉमिक मुश्किलें झेल रहा था और अब इसकी जो हालत है वो और ज़्यादा पतली हो चली है, क्योंकि अब बाज़ार में जो ग्राहक है वो नहीं पहुंच रहा है। इनकी मुश्किलें क्या हैं और इस कारोबार से जो करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं उनकी मुश्किलें क्या हैं, उस पर बात करेंगे। मेरे साथ जो बुलियन कारोबारी हैं और बुलियन एसोसिएशन से कनेक्टेड हैं, आशुतोष अग्रवाल जी, वो जुड़े हुए हैं और वो खुद भी एक इंडस्ट्री इकोनॉमिस्ट के तौर पर भी काम करते हैं। आशुतोष जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से युद्ध का हवाला देकर प्रधानमंत्री ने ये कहा कि अब सोना नहीं खरीदना है 1 साल तक, ये एक सेंटेंस भर उन्होंने कहा और इसके इम्पैक्ट जो हैं वो इस कारोबार के ऊपर क्या है? देखिए, मैं सर्वप्रथम एक बात कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज तक जो भी अपील करी, सभी उद्यमियों ने और व्यापारियों ने हमेशा मोदी जी की अपील का सम्मान किया, उनके निर्देश अनुसार कार्य किया। व्यापारी हमेशा से मोदी जी की तरफ देख रहा था कि वह लोकल टू वोकल का जो एक उनका स्टेटमेंट था, उससे हमारा उद्योग और व्यापार बढ़ेगा। जो उनकी ये कल परसों दी गई अपील है कि सोना, जो देश के नागरिक हैं वह 1 साल तक सोना या सोने से बने जेवरों को ना खरीदें, इसके दो पहलू हैं। एक जो इकोनॉमी का पहलू मोदी जी ने दिया उसको हम मान सकते हैं, लेकिन हमारी रोजी रोटी, मेरठ में लगभग आप ये मान के चलिए कि 50,000 के आसपास परिवार उनकी यही रोजी रोटी है, इसी व्यापार से उनका जीवन व्यापन होता है। देश के अंदर 4 से 5 करोड़ ऐसे परिवार हैं जिनका जीवन व्यापन सर्राफे के उद्योग से ही चलता है। उसमें नगीनों का काम करते हैं, वो जेवर का हर व्यापार इससे जुड़ा हुआ सोने के साथ ही चलता है। इस अपील के बाद बाजार में एक अफरा तफरी का माहौल है। ग्राहक बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, वो ये सोच रहा है कि अब सोना खरीदें या ना खरीदें। घर में शादी है, शादी में बेटी को जेवर दें ना दें, मोदी जी की अपील का मान रखें ना रखें। ग्राहक तो डरा हुआ है, ग्राहक डरा हुआ है, हमारा व्यापार और ज़्यादा डरा हुआ है। उस स्थिति में बहुत छोटे छोटे कारीगर हैं जो 5-5, 6-6 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये महीना के वेतन पर काम कर रहे हैं। ऐसे कारीगर हैं जो दैनिक मजदूरी कर रहे हैं, माला पिरोने वाले हैं, जेवर बनाने वाले हैं, पॉलिश वाले हैं, सप्लायर हैं, डब्बे बनाने वाले हैं। सबका व्यापार एकदम एक झटके में इस वक्तव्य के बाद चौपट हो गया। आज वो ये सोच रहे हैं कि वो इस काम को 1 साल तक जारी रखें ना रखें, क्या करें, ये काम चलेगा नहीं चलेगा। ग्राहकी पर तो फर्क पड़ेगा, आप इसको डिनाई नहीं कर मैं देख सकते। रहा हूँ आपकी जो शॉप है यहाँ भी कोई सुबह से नहीं ग्राहक दिखा मुझे। ऐसे ही मैं बहुत सारी दुकानें देख कर आया हूँ। पूरा बाज़ार जो है, जो इस समय तक दिन के मिड होते होते पूरा बाज़ार भरा हुआ होता था, वो मुझे ग्राहक ही नहीं दिख रहे हैं। और केवल ग्राहक ही नहीं, ये तो थोक का भी बाज़ार है, तो यहाँ पर जो व्यापारी आता था वो भी नहीं दिख रहा है। मेरी दुकान ने पूरे बाजार का यही हाल है। मेरी कानपुर भी बात हुई, लखनऊ बात हुई, सूरत के व्यापारियों से भी बात हुई। सब जगह सभी का ये कहना है कि ग्राहक डरा हुआ है इस समय पर। मेरे पास भी बहुत से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं जो हमारे परिचित हैं कि जी आगे क्या होगा, सोना खरीदना है नहीं खरीदना, जो हमारे घर में सोना रखा है उसका क्या करें, कहीं छापे तो नहीं पड़ेंगे हमारे ऊपर। बहुत सारा डर का माहौल है। ये छापे वाली जो बात आपने कही, सपोज करिए कोई अभी यहाँ पर ज्वेलरी खरीदने आता है, मोदी जी ने मना कर रखा है, और जहाँ पर वो ज्वेलरी खरीद रहा है उसको नहीं मालूम कि उस दुकान के, उस शोरूम के आसपास कौन खड़ा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि उसके ऊपर कोई जीएसटी वाले ही रेट कर दें। तो ऐसे में व्यापारी और ग्राहक दोनों की एक जैसी स्थिति है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं और जो बहुत सारे ऐसे सेलिब्रेशन हैं जो बिना सोने की, चांदी की, ज्वेलरी के नहीं होते, तो अब कैसे लोग अपने आप को एडजस्ट करेंगे? सोना हमारे यहाँ का कल्चर है। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि एक पिता अपनी बेटी के कन्यादान में कुछ देगा नहीं देगा, हाथ की चूड़ियाँ और पैर के बिछुए तो उसे दे ही देगा कन्यादान में। तो अब पता नहीं कि क्या व्यवस्था बनेगी। अभी तो ये उनका आया है, हमने माननीय प्रधानमंत्री को एक लेटर भी लिखा है कि जिसमें वह स्पष्टीकरण जारी करें
कि जो उनका ये वक्तव्य है इसका क्या दृष्टिकोण है, क्या नज़रिया है, बाजार अपने को किस तरह से तैयार करे। लेकिन ग्राहक नहीं है, पूरे देश में ग्राहक में इस समय पर ग्राहकी पर फ़र्क है। सब ये तो हाल हुई जो भारत के अंदर का जो बाजार है उसका। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो विदेश से आने वाला सोना है, क्या वो मांग कम होने के बाद रुक जाएगा, उसका आवागमन जो है वो थम जाएगा? जेवर के रूप में जो भारत में ऑन रिकॉर्ड या ऑफ रिकॉर्ड, मैं आपके समक्ष नेशनल टीवी पर ये बात पहली बार बोल रहा हूँ, जो सोना आता है उसमें 70%, 60 से 70% ही जेवर के रूप में बिक्री होता है। 40% सोना जो भारत में निर्यात होता है, जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का आंकड़ा है भारत में सोने का, वो 40% सोना जो आता है वो दुकानों से ट्रेड नहीं होता। वो हो सकता है स्मगलिंग के थ्रू आता हो, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन जब उसका 40% का कोई रिकॉर्ड नहीं है तो उसको कैसे रोक सकते हैं मोदी जी? क्या उसके ऊपर भी कोई नियम लाएंगे? हमारे जो बॉर्डर्स हैं, अगर बॉर्डर से कहीं से स्मगलिंग का गोल्ड आ रहा है और अगर ऐसी सख्ती, इस पर अभी सख्ती नहीं है, अगर सख्ती की जाती है तो बेशक स्मगलिंग का मार्केट और तेज होगा। मतलब आपका कहना है कि जो तस्करी है वो और ज़्यादा बढ़ेगी अगर बाजार के ऊपर फर्क पड़ता है तो। अगर प्रतिबंध लगाया जाता है तो जो चीज़ प्रतिबंधित होती है, अब गैस सिलेंडरों को ही आप देखो ना, गैस सिलेंडर पर प्रतिबंध ही एक तरह से लगाया गया तो बाजार में इस समय सिलेंडर 4,000 रुपये तक बिक रहा है। तो सोना कैसे अछूता रह सकता है? जो निवेशक हैं, जो बड़े इन्वेस्टर जिनको मैं कहूँगा, अगर उनको खरीदना है तो वो खरीदेंगे। हमसे नहीं मिलेगा उनको, हमसे नहीं बिकेगा तो वो स्मगलिंग से शायद खरीदें। अच्छा, मेरठ की अगर बात करें, मेरठ का ये जो बुलियन बाज़ार है जिसमें ये पूरा नील गली का इलाका आता है, मेरठ एक बहुत बड़ा बाज़ार है और ये कितना बड़ा बाज़ार है, कहाँ कहाँ तक इसका प्रभाव जाता है, वो थोड़ा और बताइए। नील गली जो है आपकी एशिया की स्वर्ण नगरी है। अब तो मेरठ एशिया की स्वर्ण नगरी कहलाने लगा। यहाँ पर आपका कोविड लॉकडाउन से पहले 1 लाख कारीगर थे। कोविड में बहुत कारीगर यहाँ का ख़त्म हुआ, काम पर इफेक्ट पड़ा। फिर 2000 की नोटबंदी के बाद आज भी यहाँ पर लगभग आपके 4000 से 6000 कारखाने हैं, 7000 तक लगभग संख्या हो जाती है उनकी। और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर 35 से 50,000 लोग इस व्यापार में अपनी जीविका प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हस्तनिर्मित जेवर मुख्य रूप से बनाया जाता है, जो कि हल्के वजन का ही अब बनने लगा है। और इस बाज़ार की ख्याति, और इस बाज़ार ने अपना लोहा विदेशों तक मनवाया। यहाँ से अमेरिका सामान जाता है, रूस हमारे यहाँ से सामान जाता है, लंदन सामान जाता है। तो विदेशी, उसमें बता रहा हूँ, भारत में जो 20 कैरेट की हस्तनिर्मित ज्वेलरी है वो पूरे ही भारत में मेरठ से ही अधिकांश सप्लाई होती है। चाहे आपके दिल्ली के बाज़ार हो, हरियाणा के बाज़ार हो, आपके हमारा सेंट्रल यूपी है, आप इधर मध्य प्रदेश में चली जाइए, झारखंड, बिहार, साउथ में चले जाइए, सब जगह मेरठ से ही जेवर जाता है। मेरठ की पहचान सोने से ही है। यहाँ का और व्यापार हैं, लेकिन यहाँ का बाज़ार सराफे के नाम से ही मशहूर जाना जाता है। तो इसके ऊपर बहुत बड़ा संकट अब जो है मंडराने लगा है। फिलहाल तो लग रहा है कि बड़ा संकट है। 1 साल के लिए आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री जी इस विषय को, क्योंकि ये जो युद्धों का संकट है और जो डॉलर की बातें कब तक संभलेगी इसका तो कोई आंकलन नहीं है ना। लेकिन अब या तो हम व्यापार बदलें तो सरकार हमें दिशा दिखाए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर व्यापार बदलें, और व्यापार उस कंडीशन में बदलना होगा, ये अनिवार्य हो जाता है जब आपका जो वर्तमान व्यापार है उसके ऊपर संकट आ जाता है, उसमें बंदी के स्थितियां बन जाती हैं। तो ऐसे में आपको व्यापार बदलना होगा। लेकिन सरकार के पास इसके लिए, इन व्यापारियों के लिए आखिर ऑप्शन क्या है? शायद कोई ऑप्शन नहीं है। एक झटके में कह दिया गया कि आप 1 साल तक सोने के जेवर न खरीदें, और उसका इम्पैक्ट ये है कि पूरे देश का जो सराफा कारोबार है वो बुरी तरह प्रभावित है पिछले 2 दिन से, और उसका असर जो है शेयर मार्केट में भी देखा जा रहा है। तो अब ऐसे में एक संकट बहुत बड़ा देश के ऊपर तो पहले से प्रधानमंत्री बता ही रहे हैं, लेकिन इस कारोबार के ऊपर भी खड़ा हो गया है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।